हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे लेबर लॉ सीरीज़ में। जहां हम ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए सारे ही लेबर लॉज बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में चाइल्ड लेबर एक्ट उसको कवर किया था एंड आई होप आपने उसके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर आपको उसकी पीडीएफ और उसी पीडीएफ में वो ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा, रिवीजन अच्छा होगा तो ऑफकोर्स एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्कमैन एक्ट, जिसको 2009 में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बना दिया गया था। ठीक है, वर्कमैन जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया गया था बिकॉज वर्कमैन इज शोइंग अ बायस टुवर्ड्स मैन। ऐसा लगता है कि सिर्फ आदमी ही काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वुमेन प्ले इक्वल रोल इन द वर्क फोर्स। तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन कर दिया गया इन 2009। ठीक है, अब ये एक्ट पास क्यों हुआ? इस एक्ट को पास किया गया ताकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके किसको, वर्कर्स को। कब? अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है, उनको कोई डिजीज़ हो जाती है, यानी कि वो कोई हज़ार्डस एनवायरनमेंट में, एसिड फैक्ट्री में या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो देयर आर चांसेस कि वो उनको कोई डिजीज़ हो जाए, लंग स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो जाए, या फिर इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, है ना, उनके काम के दौरान वो काम करते हुए या उनके वर्क प्लेस पे अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है, उस वर्क की वजह से उनको कोई डिजीज़ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है एट एम्प्लॉयमेंट, एट देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, तो उनको एक कंपनसेटरी अमाउंट मिले ताकि वो या फिर उनका परिवार अपना भरण पोषण कर सकें। ठीक है, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, क्योंकि देखो वर्कमैन जो है ना, वर्कमैन जो है या एम्प्लॉय जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ सम टेम्परेरी डिसेबलमेंट टू वर्क, ही और शी कैन सस्टेन, राइट। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू हेल्प दम आउट। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट पास होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, कि भाई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्विक रिजोल्यूशन करना है। ऐसा ना हो कि भाई जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो कोर्ट्स के चक्कर काटता रहे। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, उनको क्या होगा, उनको या उनकी फैमिलीज़ को एक कंपनसेटरी अमाउंट जल्दी से जल्दी फेयरली मिल जाना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, वो उन्हें अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने कई साल जीवन के क्या दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट में दिए हैं। उसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि भाई जो बर्डन है वो एम्प्लॉयर पे जाता है कि वो कंपनसेशन पे करे, एज वर्कर टिपिकली कैन नॉट बियर द लॉसेस फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनके वर्कर जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो उसका जो कॉस्ट है, जो फाइनेंशियल बर्डन उसकी फैमिली पे आने वाला है, उसको बियर कर सके। ठीक है, उसके बाद अब एम्प्लॉयर कब कब जो है कंपनसेशन देगा और कब कब कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। कब लायबल होगा? देखो, सिंपल सा रूल है, जनरल रूल है एक, कि एम्प्लॉयर को देना होगा कंपनसेशन अगर वर्कर सफ़र करता है एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम के दौरान, है ना, काम के दौरान या काम की वजह से अगर काम करते हुए या उस काम की वजह से उसको कोई भी इंजरी, डिजीज़ या कोई एक्सीडेंट में उसकी जान जाती है, तो एम्प्लॉयर जो है वो कंपनसेशन देगा। ये सभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ पे क्या कहते हैं, लागू होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द रेगुलर एम्प्लॉय इवन द कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, अब ये कैजुअल वर्कर्स मतलब अगर कैजुअल वर्कर डूइंग वर्क डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, यानी कि अगर वो बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई कैजुअल वर्कर है जिसको आपने टेम्परेरीली हायर किया है कि आप 4 दिन के लिए यहाँ पे काम करोगे, ठीक है, तो वो कैजुअल वर्कर भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा। बट अगर वो कैजुअल वर्कर बिजनेस रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा है तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि उसको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। अब देखो एक एग्जांपल से अगर इसको समझें, तो अगर एक फैक्ट्री है उसमें वर्कर के हाथ में चोट लग जाती है ना, एक मशीन को चलाते हुए, तो एम्प्लॉयर को पैसा देना पड़ेगा बिकॉज जो उसका वेज है वो उसको नहीं मिलेंगे रिकवरी के दौरान, है ना, वो नहीं कमा पाएगा, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। ठीक है, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनसेशन और ज़्यादा देना पड़ेगा। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होता है, ही इज़ नॉट लायबल टू पे। जैसे कि अगर आपको कोई इंजरी, डिजीज़ या फिर एक्सीडेंट में किसी में डेथ हो जाती है आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप रास्ते से जा रहे थे, आप क्यों जाओगे, ठीक है, कोई रास्ते से जा रहा था और उसको वहाँ पे चोट लग जाती है, ठीक है, आफ्टर ड्यूटी आवर्स, तो एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। अगर कोई माइनर इंजरी हो जाती है, माइनर इंजरी मतलब कैसी, जिसमें आप 3 दिन के अंदर वापस काम पे आ सकते हो, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। या फिर वर्कर के खुद के फॉल्ट की वजह से, है ना, वर्कर के खुद के फॉल्ट की वजह से इंजरी, डिजीज़ या डेथ हो जाती है वर्कर की, तो भी एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे। अब ये क्या होगा कि भाई वर्कर का फॉल्ट कैसे होगा, ही और शी में बी इंटॉक्सिकेटेड, है ना, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड, और ही और शी may not be following the rules
सेफ्टी रूल्स विलफुली डिसोबे करेंगे या फिर सेफ्टी डिवाइसेस को इग्नोर करेंगे कि भाई जो उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं खुद से जानते हुए भी कि ये खतरनाक हो सकता है, तो भी क्या होगा, वर्कर का फॉल्ट माना जाएगा और उसमें एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। बट अगर वर्कर का फॉल्ट है बट कोई सीरियस परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, सीरियस परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये लागू नहीं होता है और कंपनसेशन देना अनिवार्य हो जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू पे द कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सीरियस परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ इवन इफ देयर इज वर्कर्स फॉल्ट। उसके बाद बात करेंगे, एक वर्ड आता है इस एक्ट में, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट? कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयर और वर्कमैन, है ना, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में कोई प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है जहां वो अपना जो राइट है कंपनसेशन का वो गिव अप कर रहा है, यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर मेरे को ये सब होता है तो मैं कोई कंपनसेशन नहीं लूँगा। तो ऐसे सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको नल एंड वॉइड माना गया है, क्योंकि क्योंकि ये जो राइट है, ये राइट को आप गिव अप नहीं कर सकते, इसको आप गिव अप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको जो एम्प्लॉय है वो गिव अप नहीं कर सकता है। ठीक है, सच एग्रीमेंट्स आर नल एंड void as workers cannot surrender their statutory right to compensation and employer must pay full compensation regardless any signed waivers। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिसेबलमेंट। हमने देखा कि भाई वर्कर को डिसेबलमेंट हो सकता है ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दिस डिसेबलमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है, सेकंड इज टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट मतलब, टोटल और पार्शियल समझने से पहले हम डिसेबलमेंट के बारे में समझते हैं। डिसेबलमेंट एज पर दिस एक्ट मीन्स योर अर्निंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड और कंप्लीटली खत्म हो गई है। आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है या तो पार्शियली या टोटली अगर खत्म हो गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेबलमेंट बोलते हैं। पार्शियली खत्म होना, जैसे कि कोई कारपेंटर है ना, कोई कारपेंटर है और उसको काम करते दौरान उसकी कोई एक या दो फिंगर्स उस काम में कट जाती हैं। नाउ ऐसा तो नहीं है वो अपनी जॉब अब कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है बट उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्शियल। एंड अगर कोई ड्राइवर है और वो किसी कारणवश ब्लाइंड हो जाता है तो ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव एनीथिंग, एज अ रिजल्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, पार्शियल और टोटल। नाउ आफ्टर पार्शियल एंड टोटल देयर इज अनदर सेग्रीगेशन ऑफ देम, है ना। पार्शियल जो है वो टेम्परेरी हो सकता है, जैसे कि आप किसी वर्कर को क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज टेम्परेरी एंड दिस इज पार्शियल। सिमिलरली टोटल भी जो है वो टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट यू विल गेट द कंपनसेशन। ठीक है, अब देखते हैं कितना कितना कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, फॉर लेट्स सी हाउ मच कंपनसेशन विल एम्प्लॉय गेट। तो सबसे पहले इन केस ऑफ डेथ you will get 50% compensation, 50% of monthly wages multiply by relevant factor. What is relevant factor? Schedule it is given in the schedule. Which schedule? Schedule 4 of this act। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज इज़ अ रिलेवेंट फैक्टर। ठीक है, अब कोई एम्प्लॉय है 30 साल का जिसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसका एक मल्टीप्लायर की उसमें गिवन है, एक मल्टीप्लायर गिवन है। ठीक है, तो 50% ऑफ वेजेस उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी निकल के आएगा फिर देखेंगे, अगर वो 1,20,000 से कम है तो 1,20,000 रुपये, और अगर 1,20,000 से ज़्यादा है तो दिस अमाउंट विल बी गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक एक्स वर्कर है, ठीक है, उसकी एज है 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे रिलेवेंट फैक्टर कितना है, 200। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा, उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा आप बताओ। और उसकी आपको क्या दे देंगे, उसका एवरेज मंथली वेज दे देंगे, वेज दे देंगे। एवरेज वेज था फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, तो अब आराम से निकाल सकते हो 10,000 का 50% कितना हो गया, 5,000। 5,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 5 to 10, 3 to 5, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़, अब 10 लाख बड़ा है या 1,20,000 बड़ा है? ऑफकोर्स 10 लाख बड़ा है, तो आपको 10 लाख रुपीज़ एज मतलब एम्प्लॉयर को 10 लाख रुपीज़ एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 60% ऑफ मंथली वेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर विल बी गिवन, और एल्स 1,40,000 विच एवर इज हायर इज गिवन। इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट 25% ऑफ वेजेस, हाफ मंथली पेमेंट दिया जाएगा 25% ऑफ वेजेस। ठीक है, यानी कि हर 15 डेज में आपको क्या होगा, ये पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 25% ऑफ देयर एवरेज मंथली वेजेस विल बी पेड। ठीक है, तो यानी कि डेथ के केस में 50% मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर।
ठीक है, और टेम्परेरी डिसेबलमेंट में 25% हाफ मंथली पेमेंट करना होगा। मिनिमम कितना है, 1,20,000 इन केस ऑफ डेथ, एंड परमानेंट के डिसेबलमेंट के केस में 1,40,000। अच्छा, पहले ये जो था वो अलग था, 2009 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है, वो भी हम आगे देख लेंगे। उसके बाद अगर हम यही एक एग्जांपल के थ्रू मैंने दिखाया कि भाई कैसे ये कैलकुलेट होता है, इसको एक बार देख लेना, वैसे तो अभी हमने डिस्कस कर भी लिया है। अब अगर कोई एम्प्लॉयर इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, है ना, एम्प्लॉयर मस्ट कीप नोटिस रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, इफ नॉट फाइन अप टू 5,000। If he or she, the employer, is failed to report the fatal accident, again fine will be 5,000 rupees. And if he or she is not paying the compensation, then the penalty is up to 50% of amount due plus 12% per annum interest will be paid. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द की चेंजेस इन द 2009 अमेंडमेंट। वैसे तो हमने बहुत सारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि वर्कमैन जो वर्ड था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया, बिकॉज ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी। ठीक है, कंपनसेशन बढ़ा दिया गया, जैसे डेथ के केस में पहले 80,000 था, अब 1,20,000 कर दिया। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 90,000 था, अब 1,40,000 कर दिया है। साथ ही साथ फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो थे वो 2,500 थे, अब 5,000 कर दिए हैं। ठीक है, वेज सीलिंग रिमूव कर दी है, नाउ बेस्ड ऑन एक्चुअल मंथली वेजेस ही कैलकुलेट होता है। पहले अलग तरीके से कैलकुलेट होता था, अब कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने बताया है कि क्या करेंगे, मंथली वेज एवरेज मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर। ये एवरेज मंथली वेज का कितना परसेंट लेना है, 50 या 60% डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी और डेथ, वो हमने देख लिया था। ठीक है, इसमें हमने वुमेन एम्प्लॉयज़ और अप्रेंटिसेस को भी इंक्लूड कर लिया है और फास्टर कंपनसेशन दिया है विद इन 1 मंथ और फेस पेनल्टीज, यानी कि अगर एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, 1 मंथ के अंदर कंपनसेशन देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो पेनल्टी होगी। कितनी होगी वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, कि भाई 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट प्लस 12% पर एनम इंटरेस्ट उस पर लग रहा था। उसके बाद इसके शेड्यूल्स हैं। पहले शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इंजरीज़ हैं। ठीक है, पहले शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ इंजरीज़ हैं, जैसे कि वो इंजरीज़ जो कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में काउंट होती हैं, जैसे कि दोनों आँखों का चले जाना, दोनों हाथों का चले जाना या दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाना। ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, नॉट इट इज़ नॉट हॉलिस्टिकली कवर्ड, बिकॉज आपको अंदाज़ा लग जाएगा पढ़ के कि कौन सा इंजरीज़ है परमानेंट और कौन सा है पार्शियल, कौन सा है टोटल। ठीक है, तो वही सब इसमें गिवन है। सेकंड शेड्यूल में पर्सनस कवर्ड एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है हमने देखा ही है, सभी हैं एक्सेप्ट कैजुअल वर्कर जो बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है। शेड्यूल थर्ड में जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो कि आपको काम से हो सकती हैं, जैसे सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोसिस, लेड पॉइजनिंग वगैरह। ठीक है, और शेड्यूल 4 हमने रिलेवेंट फैक्टर ऑलरेडी देख लिया है। तो ये था हमारा वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो कि 2009 में अमेंड हुआ है और हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। साथ ही साथ इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मिलेगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपको पसंद आ रही है हमारी लेबर लॉ की ये सीरीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ईपीएफओ का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही रिलेवेंट तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरीवन दैट वॉचेस दीज वीडियोस विल एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट में जब हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड शब्बा खैर।